आता जाऊ द्या म्हणे. घर जाऊन द्यायचं असं जास्त जर झालं तिकडे शाळा इथे जागा आहे ना अजून शिल्लक जास्त दिवस नाही पूर्ण जागे तिकडचं खाली करू ना मोठं होईल सागर तोळ्याची जागा दुसरी बदलत मोठी चालेल 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 मोठी जागा बघू ना आपला 160 होता वजन होतं यामध्ये दिदीवाले होते तुम्ही बरं आहे का मग नेमका कोणता उघडा आहे तुमचा बघितली. शाखार शाखार आले का शेतीवर का नाही झोपले होते काल काय झालं होतं काल काय शोधत होते मोटरसायकल कुठे फाट्यावर सोडा काल आम्हाला सगळ्यांना फाट्यावर मारलं तुम्ही माहिती का तुम्हाला तुम्हीच मारला. हा हाय का तुम्ही तर म्हणे फाट्यावर या फाट्यावर सोडा मला हाट्यावर पडा. हाँ ठीक है चलो सब लोग 1 2 3 1 2 3 बजाएंगे हाँ जोर से हाथ लाल करने हैं हाँ ओके और करिए हाँ स्टार्ट जोरात मार सागर जोरात मार मस्त बात रही चप्पा 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 स्टार्ट 3 बार ये नहीं है ना ज्यांच्या डोक्यात लागलेलं आहे कुठे दाढी कुठे गेली तू ओठ तिथं लागत नाही मला वाटलं काही आलं बिलं नाही बघून घे काय मागे काही पडलं का नाही ना नाही ना जायचं एक वाट खाली बात आज लगेच आला मामाच हा ना मग आता शुद्धीवर आले तुम्ही बाजूसाठी तर आलो. बादशा कधी आला शुक्रवारी आणि तुम्ही कधी आले शनिवारी अजून पण शुद्धीत नाही नाही त्या दिवशी भेटूच नाही दिलं त्यांना हा नाही का नाही अहो तुम्ही एकाच दिवशी आलेले असं पण मग भेट नाही झाली. एका तासाचं आमचं सांगितलं सांगितलंच नव्हतं अच्छा एकाच दिवशी आले मामा वाचायची जोडी चांगली आहे ना तुमची असं सोबतच राहतात का प्यायला पण नाही काढले की जो एका दिवशी पहिलं तुला नाचला का म्हणतो काय अच्छा मग हे ते रोज पिता मग आता किती दिवस ठेवलं पाहिजे पण तेव्हा तुम्ही 6 महिने 1 वर्ष ठेवा पण दारू बंद करा तुम्ही असा भाषा आहे तुमच्या भाषा करा मी दारू बंद करण्याच्या वेळी तुम्ही म्हणाल ते मी करा अरे बाप फक्त दारू बंद करा कोणाला ठेवू जास्त दिवस दोघांना नका ठेवू मी सोडून देतो. असे म्हणजे संध्याकाळी परत पिता. नाही आहे ना हा, नाही त्याला काय सांगतो तुम्ही हा. त्यांनी दारू सोडली ना हा. ते काळाचा काळ असा होता की 1 लाख रुपयाचे कमी पैसे राहत नव्हते पण आता असं आहे कोणाकडे 500 रुपये माग 200 रुपये मग अशी परिस्थिती हे का हा त्याच्या करोडपती होती त्याच्या खिशामध्ये 2 लाख रुपये राहायचे अच्छा आणि आता काय करता आता असे त्याच्या 100 घे 100 घे दारू रुपये अरे मामाची तब्येत बिघडली होती त्यानंच माझी कधी कधी नाही गेलो त्याचा पैसा म्हणजे कामन पैसा होता त्याच्याकडे तो बाच्या ठिकाणावर आहे का तुम्ही कशाला आला मध्ये कोण तुम्ही मला उचललं इकडं मी गेलो मित्राकडे थोडीशी कारण होतं हा मग विचारायला टाकून आणलं इकडं अच्छा अच्छा गाव बरोबर आहे का कोणाला जास्त ठेवू दोघांना संगत सोडून दोघांनी काशी करायची दोघांनी जाऊन बाहेर काशी करायची का नाही ते काही नाही ठेवा मला सोडून मी जर परत पिलो ना हा. तुमच्या पाया पण सांगतो परत पिलो ना तुमच्या कुणी सांगा तुम्हाला हा पिलाय हा नाही 5 वर्ष ठेवा अरे वा असं लिहून देतो मग आता आपण बदला रस्ता काढू काहीतरी कारण तुमच्या आयुष्यामध्ये आमच्या जमीन आमच्या जमीन आहे जाऊ दे आपण 2.5 वर्ष देऊ म्हणजे मला 2.5 वर्ष आता मधला रस्ता काहीतरी काढावा लागेल ना 2.5 वर्ष दोघांचं एवढे माझे काम आहे ना खूप चालतात
बरं ठीक आहे, तुमचं बिल आमचं बिल 6 वर्ष. सर तुमच्या पाय पडलो ना, पेलो ना मी 100% सांगू, पिलो तर मी स्वतः नाही देईल. होय, आपल्या असं नाही होत. म्हणतो घरी जाऊन तर देणार नाही, बरोबर. मला एक तारखेला जायचं. ठीक है चलो अपन अपना सब्जेक्ट पे आते हैं. हम सब यहाँ पे किस लिए आए हैं सबको पता है. मयूर पटेल, क्या चल रहा है तुम्हारा? इधर ध्यान दो ना, अच्छे से बैठो पहले. चलो, हम यहाँ पे किस लिए आए सबको पता है. अभी तक किसको ऐसा लगता है कि मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मैं नशेबाज नहीं हूँ? आप में से ऐसे कितने लोगों को लगता है कि मैं नशेबाज नहीं हूँ? हाथ ऊपर करो. सबको लग रहा है? अच्छा, तुम्हाला वाटतं की तुम्ही नशेबाज नाही आहे? आता या कंडिशनला नाही या कंडिशनला नाही. तुम्हाला असं वाटतं का तुम्ही नशेबाज नाही आहे? या परिस्थितीला वाटत नाही की मी नाही पाहिजे. बर ठीक आहे, उभे राहा 1 मिनिट तिथे राहा. या इकडेच या. चलो जोरदार ताली सबको. अच्छा, सर बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि वो नशेबाज नहीं है या कंडीशन. ऐसा क्यों लगता है? कारण ती सवय होती, हॅबिट होती, त्या हॅबिटची चेंज की आता काय असं वाटत नाही की बरं मला सोडून मी दिलं जावं पैसे इच्छा होणार नाही. अर्थात मी याच्यासाठी नाही सांगत की तुम्हाला लवकर सोडून द्यावं म्हणून. काय माझा कोर्स जो तुमच्या हिशोबाने तो तुम्ही पूर्ण करूनच द्यावा. काय म्हणजे जेणेकरून मी वापस तुमच्याकडे किंवा इतरकडे कुणाकडे जाण्याची किंवा डॉक्टरकडे जाण्याची मला वेळ द्यावा. ठीक है, अल्कोहलिक अनोनिमस बोलता है वंस एन एडिक्ट Always. इसका अर्थ क्या है? एकदाचा मद्यपी सदैव मद्यपी. एक एकदाचा मद्यपी सदैव मद्यपी. वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एडिक्ट. अल्कोहलिक अनोनिमस ने लिख के रखा है बहुत साल पहले. कितने साल पहले? 1935. 1935व्या वर्षी त्यांनी लिहून ठेवलंय, एकदाचा दारुडा कायमचा दारुडा. कायमचा दारुडा. आणि तुम्ही म्हणतात की मला आता मी ऍडिक्ट आहे असं मला वाटत नाही. म्हणजे काय? या क्षणाला मला वाटत नाही ना. तुम्हाला वाटण्यावरती नाहीये ना. त्यांनी हजारो करोडो लोकांचा अभ्यास करून ते काढलेले. वन्स एन ऍडिक्ट ऑलवेज ऍडिक्ट. एकदाचा दारुडा कायमचा दारुडा. कायमचा दारुडा. हे का लिहिलं असेल त्यांनी? कारण ते तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे सर्वे केला असेल त्यांनी. हा सर्वेतून त्यांच्या लक्षात आलं असेल हा 100 लोकांचा किंवा 1000 लोकांचा किंवा लाख लोकांचा. त्याच्यामध्ये जे पिणारे होते सुटली त्यांची, परत प्यायला लागली. त्याच्यातून त्यांनी निष्कर्ष काढला असेल एकदा जर पिणारा काय होतो. मग तुमचं काय म्हणणं? तुम्ही आता ऍडिक्ट नाही? नाही, या क्षणाला नाही. या क्षणाला ऍडिक्ट नाही. ठीक है, चलो बैठो, क्लियर करते हैं जरा. और किसी को लग रहा है क्या? इस चीज को क्या बोलते हैं मालूम है? डिनाइल. क्या बोलते हैं? Denial. डिनाइल. डिनाइल मतलब नकारणे. नकारणे. डिनाइल म्हणजे काय कृषी? नकार देणे. नकार देने. ठीक है, हमारा मान्य जो न शब्द करने. है डिनाइल, इसलिए पुराने लोगों को जरा हंसी आ रही है. डिनाइल मान्य न मतलब करणे. हाँ मान्य न करणे. हाँ, आप क्या कर रहे हो? उसको डिनाइल कर रहे हो, है ना? डिनाइल किस तरीके से कर रहे हो कि मैं नशेबाज नहीं हूँ. अब भी नहीं हूँ, कल तक था. क्योंकि कल तक मैं पी रहा था, आज नहीं पी रहा हूँ, आज क्लीन हूँ, अब मैं नशेबाज नहीं हूँ. लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस बोल रहे हैं कि वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एडिक्ट. आप एक बार नशेबाज बन गए तो मरते दम तक नशेबाज बनते रहते हो, बने रहते हो. जब तक आखिरी सांस नहीं लेते और मरते नहीं, तब तक तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कि तुम जाके वो जो जहाँ पे सोए हो ना मर के, उठ के वापस जाके दारू पी के वापस हो सकते हो. गारंटी नहीं है उसकी. समझ गए? इसलिए बोला है अल्कोहलिक एनोनिमस ने कि एक बार ये बीमारी तुमको लग गई, मरते दम तक तुम्हारे साथ में. कब तक? मरते दम तक तुम्हारे साथ. इसलिए इसको कंपेयर किया गया है डायबिटीज की बीमारी से.
डायबिटीज की बीमारी सेम वैसी है, एक बार लग गई मरते दम तक तुमको उससे दूर रहना पड़ता दूर रहना पड़ता है ना, उसको मेंटेन करते रहना पड़ता है। वो तो मेंटेन करने वाले, वो दोनों तरफ की बीमारी है डायबिटीज की। एक होता है कि तुम्हारा लो शुगर हो जाता है, एक तो हाई शुगर हो जाता है, समझ रहे हो। लेकिन मरते दम तक वो पार्ट तुम्हारा खराब हो चुका है, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह अल्कोहलिक आदमी का एक बार दारूडिया हो गया, नशेबाज बन गया, वो मरते दम तक नशेबाज है। कब जाने, कहां जाने, कैसे निकलेगा उसको भी नहीं पता चलता, समझ रहे। अभी मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कल की मेरी गारंटी नहीं दे सकता। कोई भी अपनी गारंटी नहीं दे सकता। अगर गारंटी मैं 100% बोलता हूँ कि मैं मरते दम तक दारू नहीं पीऊंगा, समझ जाना ये बंदा आज के दिन सोबर है, कल जाके पीने वाला डूब जाएगा। इस बात की कैसे गारंटी दे सकते हो तुम? उसकी बीमारी तुमको लगी है, बीमारी कब अपना बाहर निकालेगी फल और अपना काम दिखाएगी, कोई बोल नहीं सकता। कई लोग तो ऐसे है कि आपने अभी मान्य कर लिया, देखो पहली बात क्या बोल रही है, आम्ही मान्य केले की मध्यशक्ती पुढे हतबल आहोत, आमचे जीवन अस्तव्यस्त झाले. होत है। आम्ही मतलब कौन है? हम सब. मेरा परिवार है, नहीं. मेरी वाइफ है, बच्चा है, घर वाले हैं, लोग है। आम्ही मतलब कौन है? सब नशेबाज। ओनली पीने वाले, खाली पीने वाले जो नशा करते हैं वो लोग है। हम सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम सब हमने मान्य बहुत बड़ी चीज है। जब तक किसी की मान्यता नहीं रहती तब तक कोई चीज होती नहीं है। एक स्त्री का जीवन बोलता हूं, आपके सामने जो शादी करती है ना, शादी करने के बाद वो आपको स्वीकार लेती है, मान्य कर लेती है, हाँ ये मेरा पति है। पति देव है। कौन है? पति देव। पति देव, यही मेरे साथ में मरते दम तक रहने वाला है। और जो स्त्री यह मान्य नहीं करती उसका कोई भरोसा नहीं, आधे में से वो गलती मान देती। हस्बैंड खाली नाम के लिए, बाकी दूसरे कहीं और हस्बैंड रहते। और जिसने मान्य कर लिया कि हाँ यही मेरा पति है, चाहे वो पागल हो, चाहे वो नशेबाज हो, चाहे वो अपंग हो, चाहे कैसा भी हो, ये मेरा है, उसने मान्य कर लिया। मरते दम तक मेरे को इसके साथ में वफादारी के साथ में संसार में रहना है। तुम 17 बार गिरोगे, 17 बार उठा के घर पे लाएंगे। तुम 18 बार गिरोगे, 18 बार उठा के घर पे लाएंगे। लेकिन मरते दम तक वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे. क्यों? क्योंकि इसने अपने अंदर से मान्य किया है, मान्य। समझ रहे? आप कई देखते हो संसार के अंदर, पहले तो ये चलता था कि अपने लिए लड़की जो ढूंढने का काम करते थे ना, घर वाले करते थे। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे मामा, काका या कोई जीजाजी, ये सभी लोग हमारे लिए लड़की देखने का काम करते थे। और उनको पसंद आई तो वो लड़की से शादी करना ही पड़ता था, है ना? ये तो अब की बात हो गई, 25 साल पहले की। उससे 25 साल पहले की बात थी कि अगर कोई किसी की, दोनों की शादी हो गई, उसी दिन वो क्या क्रिया लगा देते थे, क्या पता है ना? अगर कोई स्त्री गर्भवती रहती थी तो उसको पेट को, अगर लड़की हुई तो मेरी लड़की को देना, मेरे को लड़की हुई तो तेरे लड़के को देंगे। और वो सालों साल तक वो चलता था, तुमको पता होगा। और वो शादी करवा देते, वो कैसी भी हो, जन्म लेने वाली जो लड़की थी वो चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, चेहरे से अच्छी ना हो, लेकिन कमिटमेंट टू कमिटमेंट, कमिटमेंट ऐसे। इसलिए पहले वाली जोड़ियां कैसे रहती मालूम है? दूल्हा एकदम गोरा, दुल्हन एकदम ब्लैक, या तो दुल्हन एकदम गोरी, दूल्हा एकदम ब्लैक ऊपर नीचे, हाँ। कभी हस्बैंड एकदम छोटा, वाइफ एकदम बड़ी, है कि नहीं? वो जोड़ियां ही उनके पैदा होने से पहले बन जाती थी, पैदा होने से पहले। और कई शादियां फिर टूट जाती थी, हाँ, बीच में एक दूसरे को
बराबर से पहचानते नहीं थे, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थी, इसके कारण वो सब करते थे। लेकिन उसके बाद आज के डेट में ऐसा है माहौल कि जब तक आपको पसंद नहीं आती, और आपके बाप ने भी बोला हो, उनके बाप ने भी बोला हो, कितने भी नजदीकी रिश्तेदार ने बोला हो, जब तक दूल्हे को वो लड़की पसंद नहीं आती वो उससे शादी नहीं करते। और एक बार एक दूसरे की मान्यता मिल गई, फिर उनके संसार में कितने भी झगड़े हो, कितने भी प्रॉब्लम हो, वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? मान्य किया है। क्योंकि दोनों ने मान्य किया है, स्वीकार किया है, एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, मान्य कर लिया कि हाँ मैंने मेरी इच्छा से तेरे साथ में शादी की है। कर ली, तू ही मेरी वाइफ है, तू ही मेरी वाइफ है, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरी वाइफ नहीं बनेगी दूसरी। कई लोगों ने कम उम्र के अंदर किसी की शादी होने के बाद अगर समझो अचानक से वाइफ गुजर गई, बच्चे बिच्चे हो गए 2-3, वो जिंदगी भर वैसे को वैसे रहते हैं। कई लोग ऐसे है ना, दूसरी शादी नहीं करते। या तो फिर हस्बैंड गुजर गया और वो औरत को 2 लड़के हैं, एक लड़का लड़की, वो जिंदगी ऐसे ही गुजार देगी, लेकिन दूसरे के साथ में शादी नहीं करते। आज के डेट में क्या चल रहा है? इधर हस्बैंड मरा, 2 महीने के बाद दूसरा हस्बैंड तैयार। हाँ, या तो इधर वाइफ मर गई, दूसरी वाइफ 4 महीने के अंदर तैयार है। क्यों? मान्यता ही नहीं मन से अंदर से। और जब तक मान्यता नहीं मिलती ना अपनी खुद की, तब तक कोई बात नहीं होती। इसलिए हमने मान्य किया कि मध्य शक्ति के सामने हम लोग हतबल है। हतबलता मतलब क्या है? लाचार। हतबलता मतलब क्या है? लाचारी। ओके, कैसे वाली लाचारी? दारू की नशे की लाचारी। हाँ, नशे की लाचारी। एकदम सिंपल शब्द में आपको समझाता हूँ। ये मध्य शक्ति पूरे हतबलता मतलब होता है, देखो पहले पुराने जमाने में मैं नासिक का राजा हूँ, है ना, और ये नासिक का राजा मैं, और उधर मुंबई का राजा अलग, लेकिन उसके पास वो पावरफुल है, मैं पावरलेस हूँ। मेरे के खाने के वांदे, मेरी प्रजा के खाने के वांदे। जब खाने के वांदे होते थे तब कोई ना कोई नया युद्ध किया जाता था। युद्ध किस लिए होता था? खाने के लिए। वो मुंबई का राजा, मैं नासिक का राजा। अगर मैं राजा हूँ, दोनों का सुखी संसार चल रहा है, प्रजा सुखी है, तो मुझे युद्ध करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। युद्ध जब खाने के वांदे होते थे, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तब वो दूसरे राज्य में जाके वहां से लूट के या तो उसका एरिया फिर अधिराज्य करने के लिए वो युद्ध किए जाते हैं। तो अभी दोनों राजा का युद्ध होने लग गया है ना। मुंबई के राजा ने मेरी पूरी प्रजा को मार डाला युद्ध के अंदर, पूरी प्रजा को खत्म करने पे आया। और मेरे को समझ में आया कि ऐसा अगर मैं लड़ता रहा तो मैं नहीं बचने वाला, या तो मेरा राज्य का एक इंसान भी बचने वाला नहीं है। तो फिर वो राजा क्या करता था, खुद को बचाने के लिए या तो अपना प्रजा को बचाने के लिए वो सरेंडर जाता था। वो राजा के सामने होता, मैं तेरे सामने खुद को सरेंडर करता हूँ, हतबल होता हूँ कि मैं तेरे से जीत नहीं सकता। और फिर वो अपनी तलवार उसके पैरों में रखता था और उसको बोलता था वो राजा के, अब मैं तेरे सामने पूरा हतबल हूँ, तू चाहे तो मेरी गर्दन उड़ा दे, तू चाहे तो मुझे काला पानी की सजा दिला दे, तू चाहे मुझे कैदी बना के रख ले, तू चाहे तू दासी बन, क्या बोलते, हर कोई चीज मेरे से कर ले, मैं तेरे अंदर सामने हतबल हो चुका हूं। हतबल मतलब तेरी शक्ति मेरे से महान है और मैं इसे जीत नहीं सकता। और उसको वो सरेंडर जाता था और सरेंडर करके उसके सामने वो हतबल हो जाता, घुटने टेक देना। उसी तरह हम लोगों ने हतबल की, किसके सामने? मध्य शक्ति के सामने। अरे बनाने वाला मर गया, पीने वाले कितने मरे हुए। इस चीज को जिसने भी बनाया, नशे को जिसने भी बनाया वो भी मर गया, पीने वाले कितने मर गए।
आप नशे को जीत नहीं सकते। हम जैसे लोग हमेशा बोलते रहते कितना पचाता है ना, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर, अरे मेरे को 3 से कुछ नहीं होता, 4 से कुछ नहीं होता। अगर तुम इसको जीतना चाहते हो तो मैं तुमको एक टैंकर ला के देता हूँ 500 लीटर का, एक दिन में खत्म करके देखो। 500 लीटर का टैंकर खत्म होगा कि तुम खत्म होगे? हम कितना पियोगे? तुम में कितना दम है, कितना जिरा सकते हो, कितना पचा सकते हो? नशे को आज तक कोई भी हरा नहीं पाया, किसी ने नहीं हराया। और बात ये भी है सर कि रोज की टेस्ट वही होती है, टेस्ट भी बदलती नहीं, हर पैक में टेस्ट बदलती है कि उसकी नहीं। उल्टा पानी पानी लगती है। पहला पैक एकदम कड़क है ना, आड़ा टेढ़ा मुंह कर देते हैं हम लोग। दूसरा पैक सॉफ्ट जाता है, तीसरा पैक पानी के माफिक जाता है, चौथा पैक ऐसा लगता ही नहीं कि दारू पिए है, पांचवा पैक क्या होता है, पांचवा पैक हम ही स्लिप हो जाते हैं ना, पूरा बैकअप हमको याद ही नहीं रहता कि हमने किया क्या है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, मध्य शक्ति के सामने हम हतबल है। और जब तक ये हम मान्य नहीं करेंगे कि बाबा मैं नशे के सामने जीत नहीं सकता, मैं नशा पूरी तरह मन से नहीं कर सकता, इसकी पावर बहुत महान है, इतनी बड़ी पावर है कि मैं जीत ही नहीं सकता। वो राजा की तरीके से मुझे हतबल होना पड़ेगा। वो राजा डिसाइड करेगा कि इसकी मुंडी गर्दन उड़ानी है या काला पानी की सजा देनी है। वो जो चाहे मेरे से करवा सकता है, इसलिए मैं हतबल हूं। नशे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, सब लोग याद करके देखो। कभी बच्चे की कसम है, कभी माँ की कसम है, कभी जो भगवान, ऐसा कोई भगवान नहीं जिसको हमने छोड़ा है। हर रोज कसम खाते, हर रोज बड़ों की छोटों की सबकी कसम खाते थे कि कल से मैं दारू नहीं पीऊंगा। कितनी बार छोड़ी, कितनी बार पकड़ी? अगर तुमको याद होगा तो हमने लाखों बार, करोड़ों बार छोड़ी है और करोड़ों बार ही पकड़ी है। बड़ों बड़ों ने कसम देखी भी, उसके ऊपर कसम नहीं चलती, भगवान का कसम नहीं चलती, दिए के ऊपर हाथ रख के वो भी नहीं चलता, क्योंकि इतनी हतबलता है हमारी कि नशे ने हमको भिखारी बना दिया। ऐसा वाला भिखारी, पैसा होके भी भिखारी बन गए, भीख मांगने लग गए कई लोग, है ना, जिनको अकल नहीं उनके पैर पड़ने पड़ते भाई। अच्छा खानदान का होने के बावजूद, अच्छा पैसे वाला होने के बावजूद हमको पता नहीं चलता कि नशा किस तरह हमको खींच लेती है, समझ रहे? तो ये पायरी में बोध है, हम नहीं मानने के लिए कि जब तक तुम्हारी मान्यता नहीं कि तुम मध्य शक्ती पुढे हलबला हो, तब तक तुमको समझेगा नहीं, तुम्हारा डिनायल नहीं जाएगा, है ना? ते सरांची गोष्ट असं झाली, मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय, है की नाही? गाणं आलंय ना लेटेस्ट, आज मला असं वाटतंय की मी दारुड्या नाहीये। म्हणजे काय, नशा तुम्हारे साथ में गेम खेल रहे हो। नशा कैसा गेम खेल रही है? नशा चाहती है, तुमको लगना नहीं चाहिए कि तुम नशेबाज हो। मतलब उठो, दुकान में जाओ और एक पैक लगाओ, फिर लगेगा हाँ आता मला वाटतंय मी आमदार झालोय, है ना, आता मला वाटतंय मैं दारुड्या हूं, समझे? उसके आगे लिखते हो, आम्ही मान्य केले की मध्य शक्ती पुढे हतबल आहोत, आमचे जीवन अस्त व्यस्त झाले। ही अस्त व्यस्तता काय आहे? अस्त व्यस्त मतलब विखुर नहीं, हाँ विखुर नहीं, विखुर नहीं, है ना, सोपा शब्द है, मराठीतला सोपा शब्द अस्त व्यस्त। विखुर नहीं। हमारी जिंदगी पूरी अस्त व्यस्त हो गई। आपको लगता है तुम अस्त व्यस्त हो? हाँ सर। लगता है? Yes, sir. ठीक है, अस्त व्यस्त समझता नहीं। आज तुम्हारे परिवार के साथ में तुम चाहिए, आज के डेट में तुम तुम्हारे परिवार के साथ में चाहिए, लेकिन नशे ने तुमको कहां पे पहुंचा दिया? हाँ? कभी तुम्हारे परिवार ने सोचा होगा क्या कि हमारा बच्चा बड़ा बनेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, उनको बच्चे होंगे, फिर वो दारुड्या बनेगा और रिहैब में जाएगा? कभी सोचा होगा? नहीं। कभी सोचा होगा? पिंगले, कभी सोचा होगा घर वालों ने हमारा बच्चा
काम करेगा, मेहनत करेगा, खेती लेगा, वही खेती नशे के कारण बेचना पड़ेगा और बाद में रिहाब में जाना पड़ेगा और वहां पे मार खाना पड़ेगा। कभी सोचा था कितनी अद्भुतता है नशे के कारण, कितनी अद्भुतता है, हाँ कितना अस्त व्यस्तता है। आज समाज के अंदर तुम्हारा नाम क्या था, इज्जत क्या थी, तुम्हारी पढ़ाई क्या थी, कुछ मायने रखता है नशे के सामने? नहीं। नशे ने तुमको भिखारी बना दिया। समझ रहे हो? ये पहली पायरी भी अगर किसी ने ले ली दोस्त, जिंदगी भर सो रहे थे लोग। ये 12 पायरियों में खाली एक आधी पायरी ऐसी पहली पायरी जिसमें नशे का उल्लेख किया है। बाकी की पायरी आप पढ़ के देखो, किसी के अंदर नशे का उल्लेख नहीं है। नहीं किया। तो इतना जीवन अस्त व्यस्त हो गया है कि इसको क्या बोलते मराठी में, विखुरलं। है ना? इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि मेरे रिलेशन टूट गए। जिन लोगों के सामने मेरे संबंध अच्छे थे, वो संबंध भी मैंने नशे के कारण छोड़ दिए। कई लोग तो हम में से ऐसे हैं कि उनको शादियों का न्योता तक नहीं देते लोग। वो सोचते हैं अगर ये शादी में आएगा तो ढिंगाना करेंगे दारू पी के। शादी में खराब करे। घर वाले ये सोचते हैं ये अगर शादी में गया तो हमारी इज्जत चौराहे के अंदर ही टांग देगी। इसलिए कई लोग हमारे रिलेटिव्स हमको शादी में तक नहीं बुलाते। जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो हमसे ऐसा शादी में अगर किधर भी दिखाई दिया कल्टी मार देते, मुंह नहीं दिखाते हम लोगों को। क्यों नहीं दिखाते? उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये मेरे पास आएगा, नशा करके आएगा और ये उल्टा सुल्टा बोलेगा, मेरे से पैसा निकालेगा और कुछ मेरी इज्जत दाव पे लगा देगा। कितनी इज्जत खराब है। तुम्हारे अच्छे वाले मेहमान, तुम्हारे भाई बहन, ये जो हमेशा तुम्हारे घर पे रहने वाले लोग थे, आने वाले लोग थे प्रेम से, वो भी नहीं आते। उनको भी तुम्हारे हालत देख के ऐसा लगता है जाने दे बाबा, मैंने वहां पे जाना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा बेवड़ा भाई मेरे को अच्छे से रहने नहीं देगा, अच्छे से बात नहीं करेगा और उसके हालात मेरे से देखे नहीं जाएंगे। अब तो ये चीज आ गई है, उसके हालात मेरे से देखे नहीं जाएंगे। हमारे हालात तड़पड़, दारू के प्रति हाथ पांव कांपना, कितने बड़े हो गए। सारा छोटा बच्चा अगर गादी में मुतता है तो हम उसको 2 चाटे लगा देते। लगाते कि नहीं लगाते? छोटे छोटे 4-5 साल के ठंडी के दिन है, ये दिनों में छोटे बच्चों को कंट्रोल नहीं रहता, वो पेशाब कर देते गाड़ी के अंदर, है ना? तो सवेरे जब उठते तब उनको चाटा लगाया जाता है। देखो समझता नहीं कि ये गाड़ी के अंदर मूत्र है। और इतने बड़े होने के बाद हम कभी कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 35 साल का है, रात को फुल नशा करके गाड़ी के अंदर पेशाब कर देते। ये अस्त व्यस्तता नहीं है हमारे। किनके सामने? छोटे छोटे बच्चों के सामने, लेडीज के सामने, अपने माँ बाप के सामने। और फिर शर्मिंदे भी नहीं होती हमें। अगला पैक लगाया सवेरे उठ के, फिर हम गाड़ी टाकली नहीं था क्या है? गाड़ी धूप में डाली नहीं क्या? उल्टा घर वालों को उल्टा कोचना। रात को तेरे को समझता नहीं कि मेरे को उठाना चाहिए था ना तूने पेशाब करने के लिए? क्या इज्जत रही, क्या इज्जत है? नशा करके हम वही घर में अपने बच्चे खेल रहे, बीवी खेल रही, और कोई मेहमान आए होंगे वो हो गए, और उनके सामने खाली निकर बनियान पे हम रहते घर। बनियान में नहीं रहता किसी किसी का। मैंने ऐसे बहुत सारे दारोगे देखी कि पहले कपड़े फाड़ फेंक देते, खाली निकर के ऊपर वो घूमना स्टार्ट हो। ऑनलाइन चल रहा है, नेट के ऊपर बोल रहा हूं। लेकिन ये शर्मिंदगी नहीं है क्या हमको? कितने अस्त व्यस्त जीवन हो गया अपना। जो मेरे साथ में जिसने शादी किया उसी के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूं। मेरे को कल एक फोन आया बुल्डाना से। उन्होंने उनके पिताजी को पहले 1-1.5 साल पहले औरंगाबाद में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद वो हेलोसिनेशन में गए, विड्रॉल सिम्टम्स चालू हुए, बड़बड़ा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बर्ताव कर रहे, जैसे तुम कर रहे थे, है ना?
उनको समझ में नहीं आ रहा है, दारू की वजह से दारू उनके दिमाग में गया, ऐसे बोलते हैं लोग, दारू दिमाग में गई। दारू दिमाग में नहीं जाती, अल्कोहल का जो कंटेंट होता है वो दिमाग के अंदर हावी हो जाता है ना। तो जो नॉर्मल तरीके से आदमी जीवन जीता है वो उसी तरीके से जी नहीं पाता है, वो स्टे में निकल जाता है, उसका टावर जो है ना, टावर लगता नहीं है? कहीं पे भी लग जाता है, कोई भी फोन आना चालू, एयरटेल लगेगा, कभी आइडिया लगेगा, कभी वोडाफोन लगेगा, कभी जियो लगेगा। ऐसा उस आदमी का होता है। उसने बोला मेरा बाप है सर, उसको एडमिट करना है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है ऐसा। उनको आज तक पता है कि दारू के कारण इनके दिमाग के ऊपर कुछ तो भी असर हो गया है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और उन्होंने पहली बार जब एडमिट किया 2.5 लाख रुपए बिल भरा उन्होंने। 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल का 2.5 लाख रुपए बिल भरा, पैसा लगा के अच्छा करके घर पे लेके आए। उसके बाद में 3 महीना अच्छा रहा वो इंसान। 3 महीने में अपनी औकात भूल गया। 3 महीने के अंदर अपनी खुद की औकात भूल गया कि ऐसा टाइम आया था कि मेरे को उठा के किसी ने आईसीयू में डाला, मेरे ऊपर उपचार किए, मेडिसिन दी। घर वालों ने, बेचारों ने कहां से पैसे भरे होंगे बचाने के लिए? नहीं, बाप मर जाएगा, समाज वाले क्या कहेंगे? घर के अंदर मेन पर्सन नहीं रहेगा। 2.5 लाख रुपए खर्चा करके हॉस्पिटल में डाला, हॉस्पिटल से अच्छा किया, 15 दिन में छुट्टी हो गई, घर पे आया, खाली 3 महीना अच्छा रहा, फिर उसको लग गया आता मला आमदार झाला सांगतो वाटतं, है ना? क्या अब मैं बेवड़ा नहीं हूं, मैं नशेबाज नहीं हूं, अब मैं पी सकता हूं। जो आदमी खुद को बेवड़ा नहीं मानता ना, उसको पीने की इजाजत मिल जाएगी। तुम अगर एक बार भी पियो तो भी तुम मरते तब तक के बेवड़े हो। तुम 10 बार पियो, दिन में एक ही बार पियो, एक ही क्वार्टर पियो, 90 तक एक ही इतने से पियो, लेकिन तुमको लग रही ना तुम बेवड़ा हो। और कैसे हो? मरते दम तक के बेवड़ा हो। 3 महीने के बाद में भूल गया वो इंसान कि मेरे को आईसीयू में डाला। 3 महीने बाद स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ? गांव की निवड़ आई। अभी निवड़ साल है ना, निवडणूक और निवड़ में क्या होता है, बड़े बड़े पुढारियों को ऐसे चेले चाहिए होते, रात को मतदान फोड़ना होता है कि नहीं? घर घर में जाके भाई शिवसेना नहीं बीजेपी, बीजेपी नहीं शिवसेना, है ना? और ये किन से काम किया जाता है? जो बेवड़े होते हैं उन्हीं से काम किया जाता है। ये पॉलिटिशियन जानते हैं, इसको एक क्वार्टर चढ़ा दे, ये ऐसा काम कर देगा, दुश्मन के घर भी जाके पाँव पड़ेगा। ये पॉलिटिशियन अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेवड़ा वो हर काम कर सकता है जो अच्छा आदमी नहीं कर सकता, जिससे सालों साल दुश्मनी है, खानदानी दुश्मनी है। एक क्वार्टर चढ़ा दी वो जाएगा, दूसरा खड़ा है, दूसरा खड़ा है, और वो उसने इसको 90 पिला दी, और ये किसके घर में जा रहा है? जो खानदानी दुश्मन है इसका, जो आज तक इसने उसका मुंह तक नहीं देखा, इसकी पहली पायरी तक नहीं चढ़ा। 90 पीने के बाद भाई अपना इतना काम है, ये बोले मैं करता हूं ना, हाँ मैं जाऊंगा उसका पैर पड़ूंगा, और ये 90 पी के सामने वाला का पैर पड़ेगा। भाई देख तेरी मेरी दुश्मनी खत्म, तू एक ही काम कर मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए। उस मादर छत को टप्पा लगा, उसको निवड़ के ला। किसके लिए? मेरे लिए। दुश्मनी खत्म। एक 90 के पैक से दुश्मनी, जो खानदानी दुश्मन। और किसके लिए कर रहा है? जो खड़ा है उसको। कितने रुपए के लिए? 50 रुपए की एक क्वार्टर। कितनी हदबल जिंदगी है। वो देख नहीं रहा है कि मेरा खानदानी दुश्मन है, इसने मेरा कभी अच्छा नहीं किया है, और ये 90 का क्वार्टर, एक क्वार्टर पीने के लिए, 2 क्वार्टर पीने के लिए रात दिन वो पॉलिटिशियन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरह उस आदमी का इस्तेमाल हुआ, वो पीने लग गया। अब 6ठा महीना चल रहा है, 6 महीने से पी रहा है। उसका बच्चा बोला सर उसको पिछले जैसे उसको विड्रॉल के सिम्टम्स आए थे वो चालू हो गए।
हाथ पांव थरथरा चालू, सवेरे अगर नहीं मिल रही होगी तो हाथ पांव थरथरा रहा है, बड़बड़ा रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, उसमें और बोला मेरी माँ के ऊपर शक कर रहा है। हमारे बेवड़ों का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है मेंटली, उसमें एक है कि हर दारूडिया, हर नशेबाज अपने परिवार के ऊपर पहले शक करना शुरू कर देता है और उसको दिखाई देता है, इमेजिनेशन होता है दारू पीने के बाद, तू उसके साथ में क्यों घूम रही है, तू उसके साथ में क्यों देखी, तू मेरी बदनामी कर रही। बेवड़ा सबसे पहले ब्लेमिंग अपने घर वालों के ऊपर करता है, मेरे झंडे तुमने लगाए, तुमने क्यों जा रही, क्यों बता रही लोगों को कि मैं दारू पीता हूं। अबे जब अगर तुम दारू पी रहे हो तो बताएंगे नहीं क्या? कौन से माँ बाप ऐसे कि अपने बेटे की बुराई करे, कौन सी बीवी अपने पति की बुराई करे इस दुनिया में? कोई जब पानी हद से बाहर जाने लगता है तब ये बात होती है, तब घर वालों को सपोर्ट चाहिए होता है, मन खुला करने की एक जगह चाहिए होती है। और ये हद से ज्यादा जब हो जाता है तुम्हारा मेरा पीना, तब जाके हमारे घर वाले दूसरों के पास अपना मन खुला करते हैं, क्योंकि दुनिया को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और वो खाली इतना जताना चाहते हैं हमारे घर वाले कि नहीं, वो तो गलती से वो कोई मेहमान आए थे इसके लिए उसने रात को पी, छुपाना चाहते हो। और वो चीज को हम बड़ा करते हैं, क्यों गई उसके पास, क्यों बता रहे मैं बेवड़ा हूं, क्यों बता रहे मैंने ऐसा किया, हाँ नुकसान क्यों किया, ये क्यों किया। इतनी हदबल, इतना अस्त व्यस्त जीवन है कि जिसने मुझे जन्म दिया उसी के ऊपर मैं शक कर रहा हूं, जिसने मेरे ऊपर भरोसा रख के उसने मान्य कर लिया कि यही मेरा पति है, उसी के ऊपर मैं शक कर रहा हूं। कितने टूटे हुए इंसान हैं। ये फर्स्ट फायर इतनी जबरदस्त है जिसने ले ली ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि मरते दम तक दारू नहीं पिएगा, लेकिन ये समझने को ना हमको, इतने बिखर चुकी है जिंदगी। तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है यार, यहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर होगा, है ना, कोई डिग्री होल्डर होगा, लेकिन तुम्हारी सब डिग्रियों को नशे ने बर्बाद करके छोड़ा। कोई करोड़पति होगा, कोई रोडपति होगा, कोई अच्छे घराने का, कोई मीडियम घराने का, लेकिन इस सब चीजों को तुम्हारे नशे ने बर्बाद करके छोड़ दिया। पूरी तरह अस्त व्यस्तता होगी। जिसने कभी सोचा नहीं कि ये मेरा पति है और मेरा काम बनता है, ये जो बोलेगा मेरे को करना पड़ेगा। तुम्हारी बीवियों ने वो किया हर टाइम, हाँ? तुमको जो चाहिए वो दिया है यार, तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया, तुम्हारे लिए उसने अपना खुद का नहीं सोचा, डे नाइट काम करके तुम्हारे लिए, तुमने जब बोला तब कपड़े उतारे। मैं ये लफ्जों में बोल रहा हूं, तुमने जब चाहा तब तुमको कपड़े उतार के दिए, तुम्हारी इच्छा जब जागृत हुई तब वो सोई, उसके इच्छा के विरुद्ध में अपने साथ में सोई है। जिनकी शादी होगी उनको समझेगा ये बात, उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है ना, चलो फिर भी तुम्हारे साथ सुनो। और हम बेवड़ों ने क्या किया, हमने अपनी वाइफ से प्यार नहीं किया, हमने अपनी वाइफ का बलात्कार किया, बलात्कार किया। तुम अभी नशेबाज नहीं होना, तुम अभी पिए नहीं होना, सभी के सभी शुद्धि में है कि नहीं है? तुमने पिया नहीं। अब अगर तुम्हारी वाइफ दारू पी के तुमको बोले चल मेरे को तेरे साथ में सोना है, तो क्या करोगे? आप बोलोगे हाँ चल मैं सोता हूं तेरे साथ। फुल नशे में है वो, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही है, लेकिन वो अगर फुल नशे में आके तुमको बोलेगी चल मेरे को तेरे साथ में सोना है, क्या करें? हम जैसे कई पागल तो ऐसे हैं, नशा करने के बाद उसको वाइफ नहीं चाहिए होती, उनको दूसरी वाले में इंटरेस्ट होता है।
बाहर वाले में इंटरेस्ट होता है। नशा करके उनको जिसने मान्यता दी कि हाँ मैं तेरी ही पत्नी हूं, तेरा अधिकार है मेरे ऊपर, तू जो बोलेगा मैं तेरे लिए करूंगी। और हम जैसे पागल नशा करने के बाद उसको जो रोज की वाइफ है वो नहीं चाहिए होती, दूसरी चाहिए होती। और ये बात उसको समझने के बावजूद भी अपनी वाइफ अपने ऊपर इतना भरोसा करती है कि नहीं मेरा पति बेवड़ा है लेकिन ये गलत काम नहीं करेगा। और कसम खा के बोलो सब लोग, कितने लोगों ने गलत काम किया है? ये ताकत नहीं है हमारे अंदर। सच्चाई से लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। प्रोग्राम बोलता है ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस, ये प्रोग्राम बोलता है। अगर ये तीन चीज तुम्हारे अंदर है तो ये स्टेज पे आओ, सच बोलो, दम होगा। तुम्हारे अंदर दम होगा तो ये सच बोलो, ओपन माइंड से बोलो, खुले मन से बोलो, विलिंगनेस से बोलो और ऑनेस्टी के साथ में बोलो, सच्चाई के साथ में बोलो। कोई भी नहीं, प्रोग्राम लेते समय भी वही चीज है, प्रैक्टिस करते रहते हम लोग। किसके प्रैक्टिस? बेवड़ों की प्रैक्टिस करते। नशा छोड़ने के बाद भी हम लोग इतने सारे झूठ बोलते कि उसका कोई प्रमाण नहीं, और वही झूठ हमको सुधरने नहीं देता। ये फर्स्ट स्टेप हमको लेने नहीं देता है। अक्रेसिया नाम की बीमारी हम सबको लग जाए। अक्रेसिया नाम की एक बीमारी है जो हमको ऐसी लग जाती है कि तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी वो दुनिया को बताएगा मेरे पास बहुत है, बहुत है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं कितना भी नीच हूं, मेरे को भी समझता है मैं बहुत नीच हूं, लेकिन फिर भी दुनिया को बताऊंगा मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सच्चा, अच्छा, सबसे बढ़िया। खाली मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए, इसलिए कर रहा हूं। ये ऐसे सोचने पे मजबूर करने वाली बीमारी का नाम है अक्रेसिया। अक्रेसिया बीमारी तुमसे ये सब कुछ करवा समझ रहे हो? और ये क्यों होता है? ये होता है तब जब हम पूरी तरह नशेबाज बन जाते हैं, पूरी तरह नशेबाज। दुनिया में बहुत लोग पीने वाले हैं, बहुत लोग पीने वाले। यार कल ही वो एक इंसान आया था, आपने देखा, आप सबसे मिले हो। कहां से थे? एमपीसी। कौन है? बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर। उसने मेरे को नीचे सब फोटोज दिखाए। पंतप्रधान से जुड़ा हुआ इंसान है वो। नरेंद्र मोदी के साथ में बैठना उठना है उसका, बड़े बड़े लोगों के साथ में। हर लीडर को जानता है वो, हर लीडर को, सब लीडर को जानता है। उसका बेटा खुद का वकील है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका बेटा 2 बार मुक्तांगन रिटर्न है, 2 बार मुक्तांगन का रिटर्न। उसके हर शब्द में मुक्तांगन मुक्तांगन नाम था। आपने कल देखा, वो सबसे बात भी यही करा था, क्या भाई तुम्हारा पुणे से हो, तुम पुणे में यही मुक्तांगन है, उधर क्यों नहीं एडमिट हुए? है ना? हर शब्द में उसका मुक्तांगन मुक्तांगन नाम है। जब मेरे से बात किया, मैंने उनको पहले ही बताया, एक पहली बात, मुक्तांगन तुम्हारे दिमाग से निकल, समझ गए? मुक्तांगन फर्स्ट टाइम ठीक है, फर्स्ट टाइम, लेकिन मुक्तांगन का पेशेंट अगर फेल होता है ना, सेकंड टाइम कभी मुक्तांगन नहीं डालना चाहिए। क्योंकि मुक्तांगन जो चलता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है। प्रोग्राम जो है वहां का, वो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन का प्रोग्राम है। अभी मेरा सिंपल सा एक सवाल है सबके, आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एडमिट होना पसंद करते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में? क्यों? सुविधा, सर्विस। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कर्मचारियों को गवर्नमेंट की तरफ से पगार मिलती इतनी सारी, तुम ठीक हो या ना, उनको क्या फर्क? उनको फर्क गिरता है क्या? नहीं। और दूसरी बात, उनको टारगेट पे काम चल रहा है आजकल, ये महीने में गवर्नमेंट के ऑफिस में इतने पेशेंट एडमिट होना चाहिए।
और गवर्नमेंट प्रॉपर लोगों के ऊपर नहीं भरोसा करती। गवर्नमेंट किसके ऊपर भरोसा करती है? डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। कागज। ये बहुत बड़ा झोल है। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर गवर्नमेंट भरोसा करती है। तुम आए, तुम एडमिट हुए, तुमने उपचार लिए, तुम अच्छे हुए, तुम बुरे हुए, उनसे कुछ लेना देना नहीं। तेरे डॉक्यूमेंट्स पे कितने लोग है बता, क्या क्या सलाइन दिए बता, इंजेक्शन क्या डाले बता, उसको क्या दिया बता, बस इतना है ना, इतना ही फाइनल है। जितना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दिखता है उतना ही फाइनल है, उसके ऊपर वो ग्रांट देते है ना। फिर तुम रहो या ना रहो। कितने लोग मैंने खुद देखे डुप्लीकेट नाम भरते हुए, ये महीने का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, नाम डाल, नाम तुम्हारा, बाप दूसरे का, जात तीसरे की। ये हुआ है और इसके कारण पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलता है ना। कोविड के दरमियान सबसे ज्यादा लोग सिविल हॉस्पिटल में मरे। प्राइवेट हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या बहुत कम है। क्यों ऐसा? सर्विस। सीरियसनेस नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में बचाने वालों की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हम जितने लोगों को बचाएंगे उतना हमारा नाम होगा, उतनी पॉपुलरिटी क्या बोलते हैं, लोगों के सामने हमारा नाम प्रसिद्धि। रहेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, लोग ज्यादा आएंगे, इन्वेस्ट ज्यादा होंगी, पैसा ज्यादा कमाएंगे, सर्विस अच्छी रहेंगे, ये सब कुछ है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी के ऊपर, लेकिन जो चल रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ, समझ रहे? प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों का कितना डिफरेंस है आपको भी पता होगा। गवर्नमेंट वालों को लड़के ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, भाई हमारी तरफ आजा, एडमिशन ले ले, है ना। प्राइवेट वालों को जबरदस्ती है, 50,000 भरना पड़ेंगे, 1 लाख भरना पड़ेगा, 1.5 लाख भरना पड़ेगा। उनको कितना डिमांड है, लोग साले भाग रहे हैं पीछे पीछे। वो पढ़ाई कैसी है, क्या है, क्वालिटी क्या है मालूम नहीं, लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। मैंने वो बोला उनको, अगर तुम्हारे लड़के को सुधारना है तो मेरे पास 2 प्रकार का प्रोग्राम है। मैंने उनको बोला तुम्हारे लड़के का 2 बार मुक्तांगन हो गया ना, अब मेरा 2 प्रकार का प्रोग्राम। बोले क्या? पहला, एक तो 8 महीना रखना पड़ेगा, या तो दूसरा एक तो 1.5 साल का प्रोग्राम, 18 महीने का। बोले मैं एक अच्छी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हूं, वो खुद एक नामांकित वकील है, मन की वो डिग्री है, तुम क्या हो क्या नहीं हो सब ये दरवाजे के बाहर। अगर लड़के को सुधारना है तो इस तरह के आना पड़ेगा, 8 महीना या तो 18 महीना। अगर नहीं तुमको सर्विस स्टेशन बनाना है तो मुक्तांगन में डालो, 1 महीना वाला प्रोग्राम जहां पे भी चलता होगा उधर डालो, वो सर्विस स्टेशन है। मैंने क्लियरली बोल दिया। उनकी लड़की आई थी पहले, उनको समझाया, उन्होंने उनके पिताजी को बुलाया, फिर वो कल सबसे बात करके वो गए। देखो आजकल में उसका पिकअप रहेगा, समझ गए? क्यों? क्योंकि वो आदमी मानने ही नहीं करता कि वो नशेबाज है, उसका बाप मानने नहीं करता वो नशेबाज है, उसका बाप ये मानने कर रहा है कि मेरा बेटा वकील है। वो क्या मानने कर रहा है? मेरा बेटा वकील है। वो ये मानने कर रहा है कि नहीं मेरा बेटा बेवड़ा है। जिस दिन वो मानने करेगा उस दिन से उसका प्रोग्राम चालू होगा, समझ रहे? ये घर वालों ने भी मान्यता देनी चाहिए इस बात को, मेरा बेटा वकील नहीं बेवड़े है, मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बेवड़े है, मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बेवड़ा है, समझ रहे? और जो है खुद उसने भी मान ली। हम सब लोग बैठे हैं, लेकिन मान्यता होगी तो सुधरोगे। और इतनी बड़ी अस्त व्यस्तता है कि खाली मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरी अस्त व्यस्तता बताता हूँ, नशे के दौरान मेरी अस्त व्यस्तता कितनी थी। जिस उम्र में मैंने पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में मैं 9वीं को था, मैं 9th क्लास में 9वीं छोड़ के सूरत को भाग गया। सबसे छोटा लड़का मैं, सबसे बड़ी बहन, उसके बाद में 2 नंबर का भाई और तीसरा मैं। घर में सुशिक्षित किस प्रकार से? पढ़ाई के मामले में पिताजी
पुरानी 10वीं, मास्टर से घर पे आए हुए, हाँ, टीचर से घर पे बैठे हुए। फिर उन्होंने टीचर का फंडा छोड़ दिया और वो दारू का धंधा नहीं करना। दारू का बिजनेस था, दारू का धंधा, गावठी दारू बनाने का। ये सब कुछ करने के बावजूद मैं 9वीं क्लास तक पूरा बिगड़ गया, पूरा, क्योंकि घर में से आदत लगा दी थी मेरे आज जी ने मेरे को। पतला दिखता था भाई, कप पिलाती थी। लोग कप चाय के लिए इस्तेमाल करते, वो मेरे को दारू के लिए इस्तेमाल करते, है ना। पहला पुराना जमाना ऐसा ही था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद जब मैं 9th क्लास तक ये बेवड़ा बन गया पूरी तरीके से, तब जाके मेरे अंदर वो सब गुण आए जो आज तुम्हारे अंदर है। सब दुर्गुण जो आज तुम्हारे अंदर है वो मेरे पास तब थे 9th क्लास में। और वो सब मैं प्रैक्टिस कर रहा था बीमारी की। बाप के विरोध में जाना, बाप को गालियां देना, बाप ने अगर मां को मारा, बाप भी दारू पीता था ना, है कि नहीं। लेकिन वो थे सोशल ड्रिंकर थे, वो आज भी सोशल ड्रिंकर है, समझ रहे। मैं 9th क्लास कितने साल हो गए, समझ रहे। लेकिन जब भी दारू पीने वाला क्या फैमिली के अंदर झगड़ा ही करता है, पेड़े थोड़ी बांटता है। आज तक देखे क्या दारू पी के पेड़े बांट रहा है, झगड़ा कर रहा है। और मैं भी पी रहा और मैं भी झगड़ा कर रहा। मैं किससे लड़ रहा हूं? दारू वाले के साथ। तुमने मेरी मां को मारा क्यों? तुमने मेरी मां को गाली क्यों दी? वाह रे वाह विरोध मेरा। मैं भाग गया घर छोड़ के बाहर सूरत में। उम्र मेरी पढ़ाई की 9th क्लास और मैं घर छोड़ के भाग गया 9th क्लास में। 1 साल सूरत में रहा, ये कंपनी में काम कर, वो कंपनी में काम कर, है ना। 97 साल की बात बता रही हूँ, 97 साल में सूरत भाग गया था। और वहां पे जाके मैं काम कर रहा हूँ। मेरे काका के लड़के ने मेरे को घर पे रखा। बहुत लंबी स्टोरी, शॉर्टकट में बता। काका के लड़के ने मेरे को उसके घर पे रखा। मैं वहां से काम पे जा रहा हूँ। किस्मत अच्छी बेवड़ों की, दूसरे ही दिन काम मिल जाता है। मिल गया, भिखारी का काम करता था। 1500 रुपए रोज, 1500 रुपए महीना मिलता था। पर जो पैसा आए गुजरात में ही मैंने दारू स्टार्ट कर दिया। उधर कोथरी बोलती, कोथरी, खिड़की से खाली पैसा दो, उधर से आ जाएगी। 5 रुपए के अंदर एक, क्या बोलते, 1 लीटर दारू आती, 5 रुपए। तो ऐसा करते करते बंटा खाने लग गया। 5 शॉप के ऊपर बंटा मिलता था, है ना। 3 रुपए की गोली, बाहर की गोली। मैंने पहली बार बंटा उधर गुजरा। क्यों खाया? नशे के लिए पैसे नहीं, दारू पीने के लिए पैसे नहीं। 5 रुपए की लेना, उससे 3 रुपए की अच्छी, है कि बहाने बनाना। पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो। जो उम्र में पढ़ाई करना चाहे उस उम्र में काम कर दो। जो उम्र में मैंने अच्छे संस्कार मिलने चाहे उस उम्र में मैं सब बर्बाद हो रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ। जिसके घर में रह रहा हूँ उसी के साथ में पंगा ले रहा हूँ, उनकी मियाँ बीवी के झगड़े कर रहा हूँ। इमोशनल ड्रामा, भावनिक ड्रामा मेरे उधर चल रहे थे। मैं वो भाई को बोलता था तेरी बीवी अच्छी नहीं है। अरे बाप रे, जिसकी बीवी मेरे को खाना खिला रही है, मेरे कपड़े धो रही है, सब कुछ कर रही है, उसी भाई को मैं इमोशनल ड्रामा कर रहा हूँ, तेरी बीवी अच्छी नहीं है। बोले क्या हो गया? तो मेरे को खाने के लिए नहीं मिला। एक बार वापस, तेरी बीवी अच्छी नहीं है। बोले क्या हो गया? वो मेरे कपड़े अच्छे से नहीं धो रही, देख कपड़ों के ऊपर दाग है। जिन्होंने मेरे को सहारा दिया उन्हीं के प्रति मैं दोनों के अंदर झगड़ा रहता और होता था झगड़ा। वो भाई उठता था और उसको मारता था, तू मेरे काका के लड़के के साथ में ऐसा बुरा बर्ताव कर। और ये सब कुछ ड्रामा जो चल रहा था वो क्यों चल रहा था मालूम है? क्योंकि जो मैं नशा करता हूं ना वो उसके मन में नहीं बैठना चाहिए। उससे पहले क्रिएट कर दो कुछ। मैं ये ड्रामा क्रिएट कर देता था। उनका झगड़ा चल रहा है, उनकी दोनों के आम चल रहे और मैं मस्त नशा कर रहा हूँ, बंटा खा रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, सूरत के अंदर गलियों में घूम रहा हूँ। वो उम्र में सारा पढ़ाई करना चाहिए था, वो उम्र में दूसरे भी काम चल रहे। पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। मेरे को नहीं समझता कि मैंने 9th क्लास तक कैसे पढ़ाई, क्योंकि जो पढ़ाई की सब नशे के अंदर। जिस स्कूल में था वही स्कूल के टीचर हमारे घर पे दारू पीने के लिए आते।
दारू का धंधा था ना। और पहले रूल्स था, जिस स्कूल का टीचर, अभी तुम्हारा एक खेड़ेगांव का तुम टीचर हो ना, उसी गांव में तुमको रहना पड़ेगा। सब टीचर गांव में रहते, अब रूल्स चेंज हो गया। अब सब टीचर सिटी में रहते हैं और नौकरी करने के लिए खेड़ेगांव में रहते हैं। हमारे टाइम में सभी टीचर उसी गांव में रहते थे। 10-10, 15-15, 20-20 साल उनकी बदली नहीं होती। नहीं। अलग प्रकार की इज्जत थी, अलग प्रकार का माहौल था। लेकिन वो हर शाम मेरे जो क्लास टीचर थे, एक ही, पहली में जो गुरुजी वही चौथी तक है ना, वही सब सब्जेक्ट सिखाएगा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं कोई। वो सभी टीचर हमारे घर में दारू पीने के लिए आते थे। जो दारू पीने के लिए टीचर आएगा, हमारे पास एक, सॉरी ऑनलाइन चल रहा है इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता, एक टीचर थे जो 2 रुपए की खाली दारू लेने के रोज, 2 रुपए, 2.5 रुपए में आधा गिलास, है ना। तो 2.5 रुपए का वो रोज आते, 2.5 रुपए देते, डालते, सीधा लगाते, मेरे पास आते, मेरे गाल ओढ़ते। बचपन में मेरे गाल ऐसे बड़े बड़े थे। हर टीचर आने का मेरे गाल ओढ़ेगा, हर टीचर आने का मेरे गाल। मेरे को वो समझा नहीं, वो मेरे को प्रसाद देके जाते थे। क्या प्रसाद था मालूम है? वो इधर 90 का पैक मारा, मेरे पास आए, गाल ओढ़े, दारू। वो टीचर मेरे को दारू का बास देके जाते थे और उससे मुझे अट्रैक्शन होने लग गया था। वो दारू का बास, घर में ही दारू थी, लेकिन हर टीचर कोई इधर से पक पी ले, कोई उधर से पक ले। और दारू बेचने वाले के लड़के से कैसे भी होने दो, वो शिमले होने दो, वो गंदे होने दो, कैसे भी होने दे, कितना भी अच्छा इंसान आएगा ना, दारू बेचने वाले लड़के से बहुत प्यार करते हैं लोग। क्यों करते मालूम नहीं, आपको पता चल गया है ना। मेरे को पोंगा पंडित लेके आ, वो जमाने में पोंगा पंडित था, वो लेके आ, चॉकलेट लेके आ, खाने के लिए बोझ लेके आ। ऐसी चीज नहीं जो पूरे सबको नहीं मिलती है कि वो चीज दारू वाले के लड़के को मिलती है। वसीला लगाते सब लोग, है ना, थोड़ी सी कड़क कर देगा, पानी कम डालेगा, देखो मैं बहुत प्यार करता हूँ, उधारी से दे देगा। ये सब कुछ फंडे है अलग अलग दारू वाले, सब मेरे साथ में हुए, सब हुए। मैंने लोगों को कपट लाते देखा, बर्तन लाते देखा, कपड़े लाते देखा, क्या क्या नहीं बेचा लोगों ने दारू में। ये सब किया, पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। मैं शुक्रिया अदा मानता हूँ भगवान का कि ये पायरी भी मेरे को मालूम नहीं थी, ना रिया मेरे को मालूम नहीं थी, लेकिन उसने मेरे को बराबर रास्ता दिखाया और उसके कारण मैं आज तुम्हारे सामने हूँ और तुमको ले चल गया। इसमें से गया हूँ, बहुत नजदीक से दुनिया देखी, इसलिए मैं कोई भी, तुम अगर कितना भी चैलेंज करो ना, तुम खाली कोई भी इंसान को एक 90 एकदम छोटी सी पैक पी के आने दो, मैं तुरंत पहचान लेता। कोई भी इंसान नशे की गोली खाने दो, तुरंत पहचान लेता। मेरे को तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि ये सब स्टोर है मेरे दिमाग के अंदर। मैंने हजारों लोग दारू पीते हुए देखे, उनके नखरे, उनके सब क्या क्या नहीं करते। रात को 3-3, 2-2, 2:30 बजे आते थे। जब शादी होती थी ना गांव में, हमारे घर में 28-28 लीटर का कैन भरा हुआ रहता, 2-3 कैन खाली हो जाते थे रात में। जत्रा होने दो, चाहे कोई भी मौसम, शादियां होने दो, कोई भी मौसम, वो हर एक्टिंग मेरे को पता है, मेरे नजरों के अंदर वो कैद है। हर बेवड़े की एक्टिंग मेरे नजरों के अंदर कैद है, वो दिमाग में कैद है। वो बचपन में जो मैंने सब देखा ना माहौल, वो आज तक मेरे दिमाग में अंदर कैद है। इसलिए मेरे को तुम खाली फोन करो, एक 90 का पैक पी के, या तो नशे की कुछ गोली खा के, या तो 90 का पैक पी के मेरे को फोन करो, मैं तुरंत तुमको जवाब दूंगा तू पिया है। इतना मेरा ब्रेन उसके ऊपर काम कर चुका है, समझ लो। और ये सब जागरूकता मेरे अंदर जब आएगी कि भाई तेरे को अगर तेरा दुनिया बिठानी होगी तो ये सब नशे से तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे को समझाने वाला कोई नहीं था। आपके लिए तो लेक्चर है, आपके लिए तो ऐसी फैसिलिटी आ गई, रिहैबिलिटेशन आ गई, सब कुछ आ गया। मेरे टाइम पे खाली डंडा था भाई। हम लोगों को डंडे की लैंग्वेज से सिखाया गया है। मैं घर से भागा, क्यों भागा? क्योंकि बाप ने मेरे को डंडे से मारा था। उन्होंने बोला था तो मेरी औलाद नहीं हो सकता। ये शब्द मेरे अंदर इतना बैठ गया, उसने घर कर लिया।
जिसकी मैं औलाद नहीं हूं उसके घर पे मैं क्यों रहूं? देखो मेरी अकल 9 क्लास में, जिसकी मैं औलाद नहीं हूं मैं उसके घर पे क्यों रहूं? ये शब्द जब मेरे पिताजी ने मेरे को नीम के पेड़ को बांध के मारा और ये शब्द बोले, तब जाके मैंने घर छोड़ा, भाग गया 9 क्लास में। उम्र कितनी होती है यार? वो आकर ने मेरे को सूरत दिखाया, गुजरात दिखाया, वो भी काम करने लग गया, उधर भी नशा करने लग गया। 1 साल के बाद जब वो आए थे ना, तभी भी मेरा वर्ड वही थे उनके लिए, वो मेरे को लेने के लिए आए थे। तब वो जमाने में फोन भी नहीं है, मोबाइल नहीं थे, रियल थे बहुत। गांव में 1 हाथ फोन लैंडलाइन वाला, पत्र व्यवहार था, सूरत से पत्र निकला तो 7 दिन के अंदर जलगांव जिले में पहुंचता था। 7 दिन 8 दिन, कितने परेशान होंगे। उन्होंने सोच लिया होगा मर गया होगा, सब रिलेटिव के घर पे गए होंगे। रियल में गाड़ियां बहुत कम लोगों के पास थी, कैसे वो देखा होगा उन्होंने। और जब उनको मालूम पड़ा कि मैं गुजरात में हूँ, 6 महीने के बाद में वो जब आए मेरे को लेने के लिए, मैंने बोला मैं जिसकी संतान नहीं हूँ उसके साथ मैं क्यों जाऊँगा? मैं नहीं गया। मेरे बाप रोते रोते रिटर्न आए थे। इतनी अस्त व्यस्त जिंदगी होगी। और मेरे को आंसू तक नहीं आए यार, मैं जो कर रहा था ना ये सब कुछ, मेरे को ऐसा थोड़ा सा भी गिल्टी फीलिंग नहीं हुआ। उल्टा मेरे को ऐसा लग रहा था क्या जवाब दिया है आदमी ने, मैंने मर्द वाला काम किया, ऐसा लग रहा था। मैं मर्द हूं और मर्द वाला मैंने काम किया है। जो इंसान मेरे को बोलता है कि तू मेरी औलाद नहीं हो सकती, मैं उसको आज रिटर्न कर दिया, घर पे जा, मैं तेरी औलाद ही नहीं हूं, है ना? कितने रोए होंगे, कितनी रोई होगी, कितना रोया होगा मेरा बाप, क्या प्रसंग होगा यार। लेकिन वो सब कीड़ा मेरे अंदर बैठा। मैंने जब ठोकरे खाई ना, जब भाभी और भाई के अंदर मैं ये झगड़े लगा रहा था, एक दिन उनको भी समझ में आ गया कि ये साला पागल बना रहा है। हमारे अंदर झगड़े लगा देता है और खुद नशा करके आ रहा है, ये पागल बना रहा है। जब उन्होंने मेरे गाड़ पे लात मार के निकाल दिया, तब जाके मेरे को समझ में आया। मैं 3-3, 4-4 दिन कंपनी में रहता था, साबुन से कपड़े धोते हैं ना, है कि नहीं? मैं वहां पे अलग पाउडर आता था, वो केमिकल से मैं कपड़ा धोता था, साबुन भी नहीं लगाता था कपड़े को, वही सोना वही काम करना, वही सोना वही काम करना। हालात ऐसे हो गए कि रखने के लिए कोई तैयार नहीं, भिखारी बना गया, तो पैसे होके भी भिखारी बना गया, सब कुछ, कोई चाहने वाला नहीं, नजदीक करने वाला। अरे किसके पास रो, सिर पे हाथ रखने वाला होगा तो रोने में मजा है, सिर पे हाथ ही रखने वाला कोई नहीं। रो तो कहां पर रो यार, मेरी भावनाएं किसके पास निकालो, निकालने के लिए भी कोई नहीं। ये माहौल अनाथ की तरह मैं घूम रहा था गुजरात। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं कंपनी में गया, सूरत उतना यार छोड़ दे। देखो दारू वाले की जिंदगी में कैसा होता है, दारू वाला कभी एक कंपनी में टिक नहीं पाता, कोई एक जॉब पे कोई आदमी टिक नहीं पाता मुसीबत, उसको हजारों जॉब आती है और वो हजारों चेंज करता है। एक दिन ऐसा आता है सब जॉब खत्म, काम खत्म। मैंने 1 साल में कम से कम 6 कंपनियां चेंज की, 1 साल के अंदर 6 कंपनियां चेंज करके बैठा था। और वो भी अपने पास बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अरे जो 30-40 साल के लोग थे उनसे ज्यादा मैं एक्सपर्ट था वो डिजाइन खाते के अंदर, को पटापट उठाने लग गए लोग। और मेरी ये उन्नति, और मैं चेंज कर रहा, किस लिए चेंज करा? पैसों के कारण चल रही है। एक कंपनी में 1500, अगली कंपनी में 3000, अगली कंपनी में 4500, अगली कंपनी में 5500। 97 साल में मेरे को 5500 पगार थी। उतना यार में 65,000 में खाली घर आ रहे थे, 65,000 वो लेने की ताकत थी मेरे अंदर। 97 में मेरा भाई भी उधर रहता, हम दोनों ने भाई ने मिलके उतने यार में हमने घर भी देखा। 97 साल में 65,000 में हमको घर मिल रही थी। आज 2.5 करोड़ रुपए में वो घर बेची जा रही है। कितने? 2.5 करोड़ रुपए उनकी आज कीमत है। तब हमको 65,000 में मिल रहे थे, हम लेने के लिए तैयार भी थे, सब कुछ था।
लेकिन जिंदगी पूरी अस्त व्यस्त हो गई। नशे ने मेरे को पागल बना दिया, नशे ने मेरे को मजबूर बना दिया, नशे ने मेरे को अलग थिंकिंग में पहुंचा दिया कि जो करना चाहिए वो मत कर, जो नहीं करना चाहिए वो कर। मैंने उदना यार से जो कंपनियां थी वो छोड़ दी, मैं उदना में रहता और सूरत स्टेशन से पैदल 15 मिनट के अंदर एक कंपनी थी, उधर मैं जॉब को लगा। 4,500 पगार मेरी। डाइंग पेंटिंग में काम करता था, डिजाइन तैयार करने का काम करता था। डाइंग पेंटिंग में सबसे डिमांड ज्यादा डिजाइन खाते वाले को होती है, क्योंकि हम पेंटिंग करेंगे तभी तो साड़ी तैयार होगी, है ना। ये शर्ट के अंदर कितने कलर है, कितने पत्रे लगे, कितने डिजाइन लगी, मेरे को सब पता है साड़ी के अंदर का। मैं उधर काम पे लगा, मैं इतना पागल था कि मैं रेलवे का टिकट भी नहीं निकालता था। उतना स्टेशन से बैठा सूरत स्टेशन तक बिना टिकट का रोज आना जाना। कितना टिकट था? 10 रुपए से भी कम होगा वो टाइम। लेकिन दाल वाली की थिंकिंग ना, क्यों पैसा दो, गवर्नमेंट की गाड़ी फुकट जाऊंगा, देखता हूं कौन पकड़ता है। ये वाला यहां से बैठा वहां पे जाना, वहां से पैदल, फिर उधर से 12 घंटा ड्यूटी करके, 12 घंटा कंटिन्यू खड़े रह गए। ऐसे नहीं ये तुम ये ड्यूटी को डरते। मैंने 9th क्लास में 12 घंटा ड्यूटी किया कंपनी में किया। मैं जाता, एक दिन हुआ उधर 2 टाइम पगार होती है महीने के अंदर, एक होती खर्ची और एक होती पगार, एक 7 तारीख को और एक 21 तारीख। गुजरात में ये सिस्टम है। तो मैं रोज जाता था, 3 महीना उस कंपनी में मेरे को हो गया। पगार का दिन था, 7 तारीख की पगार थी, 21 तारीख की खर्च। पगार का दिन था, कुछ तो भी 2,500-3 हजार मेरे जेब में, और डब्बा लेके 8:30 बजे मैं सूरत स्टेशन पे जा रहा पैदल कंपनी से निकल के। और एक आदमी मेरे से 20-25 ज्यादा, ऐसा पकड़ो कि ये रास्ते की उस पार वो आदमी चल रहा और मैं इधर चल रहा, रात के अंधेरे में डब्बा लेके जा रहा हूं और वो मेरे सामने उधर जा रहा है। अचानक से 3 जन आते हैं चाकू लेके, खाच खुपस देते, उसके जेब में जितने पैसे थे उड़ा के निकल गए। और मैंने ये सब आंखों से देखा, मेरे आंख के अंदर पूरे कांटे छापे, थरकाप होने लगे, ये क्या हो रहा है। मैंने जैसे भी देखा मैं दूसरे गली से भागा, सूरत स्टेशन सामने 1.5-2 किलोमीटर होगा, और अंधेरे के अंदर रास्ते से जा रहे, एक लाइट यहाँ पे, दूसरा लाइट अलग जगह पे, ऐसी जगह पे 3 जन आए, 3 जनों ने चाकू निकाला, उसको मार दिया चाकू घुस के, उसके जेब में जितने पैसे थे लेके गए। मेरे पास भी 2,500 रुपए थे और मैं थर कांप रहा हूँ सब कुछ सीन देख के। अगर उसको मार दिया तो मेरे को थोड़ी छोड़ेंगे, है ना। पहले तो लोग सबूत मिटाते हैं ना यार, ये सब कुछ मैं देख रहा और मैंने देखा, मेरे अंदर थर कांप हुआ, मेरे को लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मैं दूसरे रास्ते से भागा। कितने टाइम भागा मालूम है? 1.5 घंटा कंटिन्यू भाग रहा था। और किधर भाग रहा था? स्टेशन से गोल राउंड मार रहा हूँ, ऐसे सूरत स्टेशन की इधर पटरी से भाग रहा हूँ, रेलवे के पीछे छुप रहा हूँ, और पीछे देख रहा तो कोई नहीं है। लेकिन इतना बड़ा डर मेरे मन के अंदर कि ये देखेंगे तो मेरे को मारेंगे, क्योंकि वो सीन मैंने देखा। रोज जितने बजे पहुंचता था उससे 3 घंटा लेट में उस दिन घर पे पहुंचा, लेकिन मेरे अंदर का थरकाप नहीं बन रहा। जैसे भी उतना स्टेशन पे उतरा, उनको वो दारू का दुकान तो पता थे, वो सभी दारू के दुकान पे गया, पहले पिया, उतरी मारी, पहले उतरी मारने के बाद वो थोड़ा सा मेरा फियर जो था वो निकल गया, और फिर मैं घर पे पहुंचा। उसके बाद 3 दिन मैं उधर गए, उसके बाद मैंने काम ही छोड़ा। इतनी अस्त व्यस्त जिंदगी, कितने बार मौत से बचा हूं मेरे को पता है, कितने 2-4 बार तो एक्सीडेंट हुए, रेलवे क्रॉसिंग में उधर बचा हूं। भगवान ने इतना बचाया, फिर उसके बाद में जो भगवान ने चांस दिया है ना, वो मैंने बराबर से पकड़ा, और आज के दिन में मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। नहीं तो ये कैलाश बॉयज करके फोटो पे कब की हार होता,
कब का मर जाता था। ठीक है, तो ये पहली पायरी तुम मन से लो यार, ये सीखो इसको, कब जाके हमको अकल आएगी। ठीक है, प्रार्थना करो। सेशन की समाप्ति हम सब भाई सैनिटी फिर ऐसे करेंगे। God grant us the sanity grant us the sanity to accept the things to accept the things we cannot change. we cannot change.